नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, पायलट बैच जो कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपकी क्लास होती है, इसमें आपकी केमिस्ट्री की क्लास का समय हो चुका है और हम जुड़ चुके हैं केमिस्ट्री की एक शानदार क्लास में। है ना भाई? मेरे भाई सभी को कमलेश, शुक्ल, विनय, विजय, अजय सैनी, आकाश, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद। और राम निवास बघेल भाई नमस्कार। सभी साथी जुड़ जाएंगे। आवाज आ रही होगी, क्लियरली आवाज आ रही होगी? ठीक है दोस्त, तो जुड़ चुके हैं सभी लोग हमारे साथ और आशा करता हूं मैं कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को निरंतरता के साथ एक कॉन्टिन्यूअस तरीके के साथ कवर कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम पर आप जरूर मैसेज किया कीजिए। ठीक है मेरे भाई, टेलीग्राम पर जरूर मैसेज किया कीजिए। और वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लें जो इनवैलिड उल्टे सीधे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर मैसेज करने के लिए सिर्फ 2 मैसेज अलाउ हैं। याद रखिएगा इस बात को। आप जो टेलीग्राम पे ग्रुप में मैसेज करते हो वहां पर आपको केवल 2 मैसेज करना अलाउ है, वो भी एक एक घंटे के अंतर पर, एक एक घंटे के अंतर पर। तो आप जो बेकार के मैसेज है ना, वो मैसेज मत किया करो ग्रुप में, सीधा आप अपना डाउट पूछा करो। आपने 2 मैसेज बेकार के कर दिए, हाय हेलो लिख दिया, तो उसके बाद फिर आप तीसरा मैसेज नहीं कर पाओगे। स्वाभाविक सी बात है, आपका जो डाउट है आप केवल डाउट लिखो ग्रुप पे, एएलपी के ग्रुप में अपना मैसेज छोड़ दो, बस ये किया करो। बहुत लोग तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, किससे पूछ रहे हैं, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। कौन कहाँ से है इस बात का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज़ को याद रखना कि रात में जो 8 बजे के बाद आपको मैसेज करने की परमिशन है ग्रुप में, वो केवल आपको 2 मैसेज करने की परमिशन है। तो आप अपना स्ट्रेट डाउट पूछा करो सीधा सीधा। हरदोई की धरती से सर को नमस्कार भैया। रविंद्र कुमार, आप तो हमारे पास के ही निकले। चलिए बेहतरीन, पढ़ते रहो शानदार तरीके से और तैयारी मन से करो एएलपी के लिए। केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से अगर क्लास में सुन लोगे, सीधी सी बात है, आज की भी जो क्लास होने वाली है वो इस बेस पर होगी कि अगर आपने क्लास को क्लास में सुन लिया, केवल सुन लिया, तो आपको पूरी क्लास के कॉन्सेप्ट क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भैया, खाली सुनना है ध्यान से, और उम्मीद करता हूं आप इतना तो करेंगे ही कि क्लास को ध्यान से सुनेंगे। बस सुनो, केवल नहीं लिख पा रहे हो मत लिखो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनोगे सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। क्लास की शुरुआत करने से पहले रोज की तरह मैं बता देता हूं कि कल 7 अप्रैल रविवार RWA की पूरी टीम आ रही है आपके शहर जयपुर में, मन्नत मैरिज गार्डन में, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास। किस खुशी में मिलने आ रहे हैं? लगभग 12 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं। इसी खुशी पर आपसे मिलने हम आ रहे हैं। कहाँ पर? जयपुर में, रिद्धि सिद्धि सर्किल के पास, मन्नत मैरिज गार्डन में। तो जो भी साथी अगर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल पहुंचेंगे वहां पे, है ना। चलिए क्लास की शुरुआत करता हूं मैं। जैसा कि कल मैंने आपको मोल संकल्पना तक पढ़ा दिया था, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट तक सारी बातें क्लियर हो चुकी थी हमारी। आज हम बात समझेंगे थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है मेरे भैया, आज हम बात समझेंगे किसके बारे में? सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। क्लियर हो गई बात? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है गुरुजी। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट तक बातें कवर की थी और आज जो है हम थोड़ा सा समझेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इसको हिंदी में उप
परमाणविक कण भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उप परमाणविक कण कहते हैं। ध्यान से सुनो, इसके मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारा। इलेक्ट्रॉन जिस पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरी चीज हमारे सामने क्या आ जाती है? ध्यान से सुनना केवल क्लास को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना क्लास को, बस अगर सुन सकते हो तो सुन लेना बस। एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया। उप परमाणविक कण क्या होता है? जो परमाणु से भी छोटा होता है। ठीक है मेरे भाई, उप परमाणु कण क्या होता है? जो परमाणु से भी छोटा होता है। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब उपपरमाणविक कण के कितने भाग हो गए? एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे दोस्त, दूसरा हो गया प्रोटॉन, जिस पर कैसा होगा? धनात्मक आवेश होगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हिंदी और अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही कहते हैं। ठीक, और तीसरा हो गया न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है गुरुजी, न्यूट्रॉन कैसा होता है? जिसके ऊपर जो उदासीन रहता है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर परिणामी आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इन तीनों चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉन हेडिंग लगाएंगे। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन? ठीक है भैया, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन, इनका नाम था, वैज्ञानिक थे ये। जे थॉमसन के द्वारा CRT प्रयोग के द्वारा की गई थी। CRT का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। यानी कि अगर हम हिंदी में देखें तो CRT को क्या कहेंगे? कैथोड किरण नलिका के द्वारा की गई। कोई दिक्कत भैया? किसने खोजा था इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन ने खोजा था। और किसके द्वारा खोजी गई? ये कैथोड रे ट्यूब यानी कि कैथोड किरण नलिका। अब सुनो ये क्या होता है? ये कैथोड किरण नलिका क्या होती है? कैथोड किरण नलिका क्या होती है? इससे एक आवेश जब इससे गुजारे गए तो क्या हुआ कि कैथोड किरण नलिका में कुछ एक ट्यूब थी जो कि एनोड थी, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। तो जब जो आवेश प्रवाहित किए गए कैथोड रे ट्यूब में से, तो कुछ आवेश उस पॉजिटिव आवेश की ट्यूब की तरफ चले गए। ठीक है मेरे भाई, और इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई जो धनात्मक आवेश की तरफ आवेश आए हैं अट्रैक्ट होकर, इसे हम कहते हैं CRT एक्सपेरिमेंट, यानी कि कैथोड किरण नलिका, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है मेरे भाई। हाँ, इसका थोड़ा सा आपका काम है कि किस साल में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ये थोड़ा सा आप देख लेना। किस साल में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी
ये देख लेना, वर्ष देख लेना आप एक बार, ठीक है। हाँ, ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्लियर क्या है ईयर, है ना, तो कुछ भी लिखने से अच्छा है कि एक बार आप देख लेना कि कौन से साल में खोज हुई थी शायद इसकी, इस चीज़ को थोड़ा सा आप भी ध्यान से समझ लेना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक डन हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश कितना होता है, आवेश होता है 1.062 इंटू 10 की घात -19 कूलाम्ब, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.062 इंटू 10 की घात -19। देखो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है मेरे भाई, शिवाजी कह रहे हैं 1897 में हुआ और रोहित कुमार कह रहे हैं 1932 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, देख लेना किस में है, ठीक है दोस्त। 1897 ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, तो फिलहाल हम 1897 मान लेते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक। चलिए यहाँ पर सुनिए, अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश है, लेकिन गुरुजी वो ऋणात्मक आवेश कितना है, वो माइनस चार्ज कितनी क्वांटिटी में है, माइनस चार्ज कितनी क्वांटिटी में है, तो वो उस ऋणात्मक आवेश की मात्रा कितनी होगी 1.0622 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, ऋणात्मक आवेश 1.0622 गुणे 10 की घात -19। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब बात आ जाएगी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखो इस चीज को समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि एक उप परमाणविक कण है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होना चाहिए भाई। इलेक्ट्रॉन अगर सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसा कि हमने पिछली वाली स्लाइड में बताया आपको, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1094 गुणे 10 की घात -31 kg होगा, ठीक है भैया। एक जो इलेक्ट्रॉन का आइटम होगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा 9.109 गुणे 10 की घात -31, ठीक मेरे भाई, -31। ये क्या है, द्रव्यमान है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक। अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। आप भी ये बात जानते हैं कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इस चीज को याद रखना। कोई समस्या यहाँ तक क्लियर हो गई बात। द्रव्यमान लिखा है 9.1094 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 9.109 गुणे 10 की घात माइनस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.06 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 9.109 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोटॉन के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर पा रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो देखो, अब मेरी थोड़ी सी कल की बात को याद रखना, क्योंकि प्रोटॉन में उस चीज का बहुत अहम योगदान आने वाला है।
क्या है? प्रोटॉन। देखो, अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो प्रोटॉन की जो खोज है, प्रोटॉन की जो खोज है उसका श्रेय जाता है किसको? रदरफोर्ड को। किसको जाता है? मैं लिख देता हूं, प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है, खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। अब ये रदरफोर्ड कौन थे कह दो गुरुजी, इनकी भी हिंदी लिखो। तो रदरफोर्ड मेरे भाई वैज्ञानिक थे, और दुर्भाग्य ये रहा कि वो इस विदेश में पैदा हुए तो उनका नाम अंग्रेजी में रख दिया गया रदरफोर्ड, अब ये हिंदी में नहीं है। तो यानी कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है। ये वैज्ञानिक हैं, इनकी हिंदी में भी नाम रदरफोर्ड ही होगा, ठीक है ना? दिया जाता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक, कोई समस्या यहां तक? ठीक, लेकिन अब देखो यहां पर एक बात आई, ये तो रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन को खोजा, लेकिन एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या किया? ये एक दूसरे वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनना, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्लास को सुनने पे ज्यादा फोकस करो। रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, लेकिन एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी पदार्थ पर जितने जितने निगेटिव चार्ज हैं, यानी कि यदि किसी भी पदार्थ पर जितने ऋणात्मक आवेश हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ है, इसमें 6 ऋणात्मक आवेश हैं, तो इसमें 6 धनात्मक आवेश भी मौजूद होंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई? सुनो, गोल्डस्टीन ने क्या कहा? गोल्डस्टीन ने कहा कि यदि किसी भी पदार्थ में, जो कि उदासीन पदार्थ है, तो उसमें अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इन्होंने कहा कि किसी भी उदासीन पदार्थ में, उदासीन पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उतने ही प्रोटॉन भी मौजूद होंगे। ये किसने कहा? ये बात कही गोल्डस्टीन ने। ठीक है मेरे भाई, गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि मान लीजिए ये एक कोई तत्व है, ये क्या है? उदासीन तत्व है, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो इसमें जितने ऋणात्मक आवेश मौजूद होंगे, जितने भी ऋणात्मक आवेश मौजूद होंगे, उतने ही इसमें धनात्मक आवेश मौजूद होंगे, तभी यह उदासीन तत्व बन पाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? ठीक है दोस्त, किसी भी उदासीन पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उतने ही प्रोटॉन मौजूद होंगे। जितना माइनस चार्ज होगा किसी भी तत्व में, उतना ही यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वह तत्व उदासीन तत्व कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएगा। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई गोल्डस्टीन ने। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अब जरा देखो, अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? देखो, अगर मैं प्रोटॉन पर आवेश के बारे में बात करूं तो प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा 1.0622 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.0622 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक,
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? ठीक है मेरे भाई। प्रोटॉन पर आवेश कितना है? 1.0622 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम्ब। कोई समस्या? चलो ठीक। अब बात आती है गुरुजी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि मास कितना होगा। प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होगा। क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या? देखो एक मित्र पूछ रहा है कि कौन से एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है और उसका भी नाम इत्तेफाक से सौरभ है। देखो मेरे भाई, मैंने जस्ट अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया कि जिस भी पदार्थ में बराबर मात्रा में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों मौजूद होंगे, वो सब्सटेंस यानी कि वो पदार्थ अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई सौरभ, जिस भी पदार्थ में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर बराबर मात्रा में होंगे, जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 6 ऋणात्मक आवेश मौजूद हैं। ठीक, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 6 ऋणात्मक आवेश के साथ साथ 6 धनात्मक आवेश भी मौजूद है। तो यानी कि यहाँ पर जितना माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज है। तो ओवरऑल यानी कि इस पूरे पदार्थ पर कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश 0 हो गया। यानी कि यह पदार्थ कैसा पदार्थ है? न्यूट्रल पदार्थ है, उदासीन पदार्थ है। क्लियर हो गई बात? ठीक, बोलो कोई समस्या? प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? 1.0622 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब चलिए हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, ठीक है। देखो अब प्रश्न आता है कि गुरुजी न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समूह के कारण बनता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर कुल परिणामी आवेश 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा कितनी होती है? न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा 0 होती है। ठीक है भैया, ध्यान से समझो, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा क्या होती है? 0 होती है। ठीक, कोई समस्या नहीं। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा क्या होगी? 0 होगी। ठीक, अब बात आती है कि गुरुजी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज मेरे भाई सन 1932 में, इसका मेरे को एग्जैक्ट याद है, सन 1932 में चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। मैं चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक मेरे भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? अच्छा, एक चीज और समझ लो, अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूट्रॉन में मैंने पहले ही लिख दिया, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश की मात्रा क्या होगी? 0 होगी। तो न्यूट्रॉन
पर आवेश शून्य होता है, न्यूट्रॉन पर कुल आवेश शून्य होता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। कुल आवेश कितना होगा? शून्य होगा। कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है मेरे भाई। और अगर हम बात करें तो अब बात आती है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की, यानी कि न्यूट्रॉन का मास कितना होगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो जेम्स चैडविक लिख दिया ना मैंने। सन 1932 में चैडविक वैज्ञानिक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कुल आवेश शून्य होगा। और अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होगा मेरे भाई? प्रोटॉन के बराबर होगा। प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या? अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान था 1.67 × 10⁻⁻27। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। कुछ अंतर होता है, बहुत हल्का सा अंतर होता है दशमलव में, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसको हम किसके बराबर रख देंगे? उसको हम रख देंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अगर आपने प्रोटॉन का द्रव्यमान याद कर लिया तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा करो। अब देखो, न्यूट्रॉन जो है यार, न्यूट्रॉन को इंग्लिश में भी न्यूट्रॉन ही कहते हैं। और जो वैज्ञानिक थे उनका नाम चैडविक था, तो चैडविक को भी अंग्रेजी में आप चैडविक ही कहोगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त। तो न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। लिख देता हूं मैं, न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात? डन हो गया? चलिए अब मैं बात करता हूं। अब आई आगे एटॉमिक थ्योरी के नए नए कॉन्सेप्ट आने लगे। जैसा कि आपने सुना था, कल पढ़ा भी था कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हुई। उसका मुख्य कारण क्या था कि डाल्टन साहब ने ये बात तो बताई कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है एवं परमाणु एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। ठीक, थोड़ा सा कल की क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप उसके आगे हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो कल जो है मैंने आपको बताया कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्यों फेल हुआ था। क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बात ये कही थी कि जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई परमाणु है। उन्होंने उप परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। इसलिए पहला कारण ये था उनकी थ्योरी के फेल होने का। ठीक, दूसरा कारण अगर हम देखें तो दूसरा कारण क्या था कि डाल्टन साहब ने एक एटॉमिक मॉडल में यानी कि परमाणु सिद्धांत में नाभिक के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। जबकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश मौजूद रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? कोई समस्या? तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नई नई खोज आई, नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने नए नए तथ्य प्रस्तुत किए। तो एक समय आया जब एक वैज्ञानिक थॉमसन साहब ने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपनी नई थ्योरी पेश की। तो उसको हम क्या कहते हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है भैया, क्या कहेंगे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। थॉमसन का
परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत। अब जरा ध्यान देना, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिया ये भी फेल ही हुआ आखिरी में। ठीक है मेरे भाई, ये भी क्या हुआ? आखिरी में फेल ही हुआ। थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत था ये भी अंत में फेल ही हुआ। क्या था? ठीक है, थॉमसन ने सबसे पहली बात क्या कही? अब जरा ध्यान से सुनना, सुन लो यार पहले, फिर उसके बाद मैं लिखाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो जिसमें भूलोगे नहीं, है ना। थॉमसन ने क्या किया, ध्यान से सुनना सभी लोग, एकाग्र हो जाओ, फोकस करो मेरी बात पर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सुन लो, लिख लेंगे हम बाद में, ठीक है मेरे भाई। थॉमसन साहब ने क्या किया? थॉमसन साहब ने कहा कि जो परमाणु है, एटम जो है, एटम जो है, परमाणु जो है, वो किससे मिलकर बना है? वो धनात्मक आवेश यानी कि प्रोटॉन से मिलकर बना है। ध्यान से सुनो, जैसे उदाहरण की तरह समझो, एक तरबूज है, तरबूज देखे हो ना, कलिंदा जिसको कहते हो गांव में, ठीक है। एक तरबूज है, तरबूज कैसा होता है? गोल होता है। तरबूज कैसा होता है? गोल होता है, ठीक। अच्छा, तो तरबूज क्या हो गया? परमाणु हो गया। और अगर हम तरबूज की तुलना परमाणु के साथ कर रहे हैं तो तरबूज पर जो आवेश होगा वो कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के अनुसार तरबूज अगर परमाणु है तो परमाणु के ऊपर कौन सा आवेश है? ये परमाणु किससे बना है? ये धनात्मक आवेश से मिलकर बना है, ठीक। अच्छा, अब तुमको ये मालूम होगा कि तरबूज के अंदर क्या होते हैं? बीज धसे हुए होते हैं। तरबूज के अंदर क्या होते हैं? बीज धसे हुए होते हैं। तो क्या हुआ कॉन्सेप्ट कि थॉमसन ने कहा कि ये जो बीज है ना, ये बीज इलेक्ट्रॉन है। ये बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक प्रश्न आ रहा है मेरे भाई, उस प्रश्न को मैं लेना चाहूंगा। कह रहे प्लीज सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन प्रोटॉन में ये कुछ पूछना चाहते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे कहा क्या, जरा इस चीज को समझो। देखो, प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय था, ये शिवाजी का क्वेश्चन है शायद, है ना, शिवाजी। ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? रदरफोर्ड को दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए पेपर में आपके सामने प्रश्न आए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज का श्रेय आप किसको देंगे? तो किसको देंगे? वैज्ञानिक रदरफोर्ड को, ठीक। गोल्डस्टीन ने क्या बात बताई? गोल्डस्टीन ने केवल ये बात बताई कि अगर किसी तत्व में जितने धन आवेश हैं उतने ही अगर ऋण आवेश होंगे तो वो पदार्थ, वो क्या होगा? उदासीन पदार्थ होगा, यानी कि वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। ये बात बताई किसने? गोल्डस्टीन ने बताई। बात क्लियर हो गई। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी या प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करें तो वो बात तो रदरफोर्ड ने बताई। गोल्डस्टीन ने केवल इतनी बात बताई कि यदि किसी भी तत्व में, किसी भी पदार्थ में जितने धन आवेश मौजूद हैं उतने ही यदि ऋणात्मक आवेश मौजूद होंगे तो पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रली सब्सटेंस होगा, ठीक है मेरे भाई। पदार्थ क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये बात बताई किसने? गोल्डस्टीन ने। आशा करता हूं शिवा आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत यहां तक? समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, अगर हम परमाणु सिद्धांत थॉमसन का देखें तो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि मान लीजिए ये एक तरबूज है, ये तरबूज क्या है? एक परमाणु है। तो इसके ऊपर ये तरबूज किससे मिलकर बना है? पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, मिलकर बना है। और इसके अंदर जो आवेश मौजूद हैं वो कौन से आवेश हैं? ऋणात्मक आवेश हैं। यानी कि इस तरबूज के अंदर जो बीज हैं वो क्या, कौन है? वो हैं इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा था? थॉमसन साहब ने कहा था,
ठीक, उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। अगर जीवन में तुमने तरबूज देखा होगा तो मेरी बात बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर हम थॉमसन के बारे में बात करें तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु धन आवेश से बना हुआ एक गोला है। परमाणु धन आवेश से बना हुआ एक गोला है, बना हुआ एक गोला है। ठीक है मेरे भाई, वही बात आ गई। देखो चित्र में क्लियर बात आ गई कि जैसे धनात्मक आवेश लगा हुआ था किसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, यानी कि इस गोले पर। यह गोला किससे मिलकर बना था? धनात्मक आवेश से मिलकर बना था। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां लिखा, परमाणु क्या है? धन आवेश से बना हुआ एक गोला है गोला है जिसपे पॉजिटिव चार्ज स्थिर होता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धंसे हुए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। ठीक मेरे भाई, इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। बात वही आ गई ना, जैसे तरबूज के अंदर बीज धंसे होंगे, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धंसे होंगे। किसके अंदर? परमाणु के अंदर। यानी कि थॉमसन साहब के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर नहीं काट रहे होंगे, वो उसी के अंदर फिक्स होंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या, कोई दिक्कत? लिख लिया? अगला कॉन्सेप्ट देखो। देखो अब जरा ध्यान से सुनना, इनका सेकंड कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या कहा कि निगेटिव और पॉजिटिव आवेश आपस में क्या होंगे? आपस में समान होंगे। ठीक, अब निगेटिव और पॉजिटिव आवेश आपस में जब समान होंगे तो परमाणु विद्युत उदासीन होगा। परमाणु क्या होगा? विद्युत उदासीन होगा। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं तो ये लाइन मैं अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए भी लिखना चाहूंगा। अभी मैं लिख देता हूं। देखो इन्होंने क्या कहा कि गुरुजी जितने धनात्मक आवेश इस गोले के ऊपर मौजूद होगा उतना ही अंदर से ऋणात्मक आवेश, यानी कि जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में न्यूट्रॉन भी होंगे इसके अंदर। किसके द्वारा कहा गया? ये थॉमसन के द्वारा कहा गया। लेकिन अब जब जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जो तत्व होगा, ये जो पदार्थ होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि विद्युत रूप से ये कैसा पदार्थ हो जाएगा? उदासीन पदार्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर हमने कहा कि इस गोले में 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 10 पॉजिटिव चार्ज हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इस गोले में 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 निगेटिव चार्ज हैं। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इस गोले के अंदर कुल आवेश शून्य हो गया। कुल आवेश शून्य होने का मतलब यह गोला विद्युत उदासीन यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ थे मेरे भाई, है ना, कोई काम था तो आए थे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब अंग्रेजी वाले बच्चे थोड़ा सा थॉमसन मॉडल को समझ लेंगे, लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये तो हिंदी माध्यम वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा सा लिख लें। देखो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? हेडिंग लगा लो मेरे भाई, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है मेरे भाई।
अगर मैं बात करूं तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में एटम्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज and electrons are embedded in it। ठीक है भैया, embedded in it। ठीक, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? यानी कि कहने का सीधा मतलब क्या है कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, परमाणु पॉजिटिव आवेश से मिलकर बना है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धंसे हुए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर हम कहें इन एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है मेरे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू विच द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोनों बातें उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गई होंगी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले दोनों बच्चों को। कोई समस्या? ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जे थॉमसन साहब की ये थ्योरी तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में धंसे हुए नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जरा ध्यान से सुनिएगा, जे थॉमसन जो थे, जे थॉमसन को 1906 में जे थॉमसन को, किसके लिए? जे थॉमसन को। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है तो मैंने सोचा यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ पेपर में। ठीक है मेरे भाई, 1906 में जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबल प्राइज दिया गया था। तो तुम्हारा एक जीएस का क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गया। ठीक है मेरे भाई, दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1906 में। किस चीज के लिए दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। क्लियर हो गई बात? देखो, दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं कि गुरुजी प्रोटॉन की खोज, अगर प्रश्न आता है पेपर में तो हम किसके साथ जाएंगे? गोल्डस्टीन के साथ या रदरफोर्ड के साथ? ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करता है तो आप सीधा सीधा रदरफोर्ड के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया ही जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा सा चलो ठीक है, आप भेज देना, कोई इशू नहीं है ना शिवाजी, आप भेज देना आराम से। अगर डाउट है तो उसको मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर हम प्रोटॉन की खोज के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी भी इस बात को कोट करती है, एनसीईआरटी भी इस बात को रेखांकित करती है कि प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है ना। गोल्डस्टीन एक अलग बात हो गई। गोल्डस्टीन ने तो ये बताया था कि किसी भी पदार्थ में यदि समान रूप से आवेशों की संख्या होगी, यानी कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही निगेटिव होंगे, तो वो
न्यूट्रल यानी कि उदासीनकरण होगा। उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है मेरे भाई, है ना दोस्त। अंकुर कुमार एक बार ढंग से क्लास देखना, रिपीट, है ना, तब समझ में आएगा। एक बार ढंग से क्लास देखना। बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जितना भी पढ़ाया गया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है दोस्त, चलो अब बात करेंगे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सुनो, अब जो है मेरे भाई, जब थॉमसन का परमाणु सिद्धांत फेल हो गया तब बात आती है रदरफोर्ड की। तो अब आता है रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत, ठीक है भैया। हेडिंग लगा लेंगे आप। क्लियर हो गई बात? ठीक, देखो अब रदरफोर्ड ने क्या किया। रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी परमाणु का केंद्र जो होता है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, नाभिक कहते हैं। यह बात किसने बताई? यह बात बताई रदरफोर्ड ने कि कोई भी परमाणु का केंद्र क्या होगा? धनात्मक होगा, धनावेशित होगा, जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने क्या कही कि किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर अर्थात नाभिक पर स्थित होता है। ठीक है भैया, अर्थात कहाँ स्थित होता है? नाभिक पर स्थित होता है। कोई समस्या यहां तक? दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए? सर आप सैटरडे को टेस्ट ले लिया करो। देखो मेरे भाई, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि देखो हम लोगों ने 2 टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बचेगा, ये भी कल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो केमिस्ट्री में हमें टोटल 8 टॉपिक कवर करने हैं, 8 चैप्टर कवर करने हैं, तो हमारे पास 5 या 6 टॉपिक बच रहे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जैसे पूरे टॉपिक कवर होते हैं फिर हम PYQ की सीरीज लेके आएंगे। PYQ यूट्यूब पे शानदार तरीके से करेंगे। क्यों? अगर अभी हम PYQ आपको कराने लगेंगे तो 90% बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इस बात को आप मानते हो, सभी को कोई भी कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। कुछ बच्चों को मालूम होगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। उनको पहले बताने की ज़रूरत है थ्योरी, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा तभी तो वो क्वेश्चन कर पाएंगे ना मेरे भाई। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, उसके बाद हम क्वेश्चन आराम से करते रहेंगे। और जिन साथियों को लगता है कि हाँ क्वेश्चन होने चाहिए तो मैं उनको बता देता हूँ। जो टॉपिक मैंने करा दिए, जैसे परमाणु करा दिया, पदार्थ करा दिया, तो आप कहीं से किसी भी किताब से पदार्थ के क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, आप आसानी से उन क्वेश्चन को बना पाएंगे अगर आपने क्लास पूरी ली है। ठीक है मेरे भाई? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक?
देखो इन्होंने 2 सेंटेंस दिए कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और दूसरी चीज किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर अर्थात नाभिक पर स्थित होता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लेना कि रदरफोर्ड साहब ने सबसे पहले किसके बारे में बात की, नाभिक यानी कि जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है उसके बारे में बात की। ठीक है, अभी तक किसी ने न्यूक्लियस के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, चाहे वो डाल्टन हो चाहे वो थॉमसन हो। ना थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी, ना डाल्टन ने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। पहली बार जो बात हुई न्यूक्लियस की वो किसके द्वारा हुई, रदरफोर्ड के द्वारा हुई। इन्होंने क्या कहा, परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, धनावेशित होने का मतलब क्या हुआ कि नाभिक में धन आवेश मौजूद है, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन मौजूद है, तभी तो नाभिक धनावेशित होगा। ठीक है भाई, ये बात किसने बताई, ये बात रदरफोर्ड ने बताई। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, दूसरी बात इन्होंने कही कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है, यानी कि जो नाभिक है वो कहीं ना कहीं पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो अपने में समेटे हुए। क्लियर हो गई मेरे भाई? ठीक दोस्त, डन हो गई बात। अच्छा, इसके आगे भी और बात करेंगे रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के बारे में अभी और आगे बात करेंगे कल, और कल इस टॉपिक को हम थोड़ा सा कंप्लीट करने की प्रयास करेंगे। कल तो संडे है, सोमवार को होगा अभी जो होगा, तो रदरफोर्ड के बारे में हम उसके आगे बात करेंगे। अभी रदरफोर्ड में थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बाद में चर्चा में लेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आज का समय हो गया मेरे दोस्त समाप्त, है ना। तो क्लास अगर आपने सुनी होगी, वास्तविकता में अगर क्लास आपने सुनी होगी तो क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आई होगी, है ना। अगर आपने क्लास को सुना होगा ध्यान से तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम पर अभी मैं मैसेज डाल दूंगा कि क्लास कैसी लगी आपको, तो आप उस पर ज़रूर अपना रिएक्शन दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इससे हमको मालूम चलता है कि आप लगातार क्लास से बने हुए थे। ठीक है मेरे भाई, क्लास से बने हुए थे। दूसरी चीज, इस चीज का विशेष ध्यान रखो कि आप जो रात में टेलीग्राम पे मैसेज करते हो तो उस टेलीग्राम के मैसेज में आपको 2 मैसेज करने का ऑप्शन मिलता है। केवल आप 1-1 घंटे के डिफरेंस में 2 मैसेज कर सकते हो। तो पहला प्रयास आप ये किया करो कि मेरे भाई जब आप टेलीग्राम पे मैसेज करो तो सीधा अपना प्रश्न पूछो। हाय हेलो सीमा रीमा और रीना फीना के चक्कर मत पड़ो, सीधा क्या करो, अपना प्रश्न पूछो। क्योंकि हाय हेलो करोगे फिर आप थोड़ी देर के लिए उसमें मैसेज नहीं कर पाओगे, प्राइवेसी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सीधा प्रश्न करो किस पे, टेलीग्राम पे, जो रात में 8 बजे ग्रुप खुलता है। ठीक, और आपको परमिशन है 1 घंटे में केवल 1 मैसेज करने की। इस चीज को समझो, स्थिति की गंभीरता को समझो। तो आप सीधा अपने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा करो, बेकार की बातें वहां पर मत किया करो। ठीक है मेरे भाई, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे सोमवार को रदरफोर्ड के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, नमस्कार।